चलिए, पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे कि इंडिया में क्रिप्स मिशन आया और क्रिप्स मिशन जो आया था वो मार्च 1942 में आया, ठीक है, जिसके हेड कौन थे? सर स्टैफर्ड क्रिप्स थे। और क्रिप्स मिशन इंडिया आने के बाद क्या किया कि कुछ अपने प्रोविजंस रखे। उन्होंने अपने कुछ प्रोविजंस डिनोट किए जिसमें था कि इट हैज़ ओनली वन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये उनकी पहली डिमांड थी, प्रोविजंस थे क्रिप्स मिशन के। क्या? इट हैज़ ओनली वन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और पाकिस्तान उस समय कितनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मांग रहा था? 2 मांग रहा था कि एक इंडिया का दे दो और एक हमारा अलग से कर दो, जो मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट्स होगा उसके लिए और हिंदू मेजोरिटी स्टेट्स के लिए अलग, ठीक है। और दूसरा था कि इट शुड बी कंस्ट्रक्टेड आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ख़त्म होना चाहिए। बट किसी के तैयार नहीं थे, जिसके बाद कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए जो बहुत एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से महात्मा गांधी ने कहा था कि क्रिप्स मिशन, ही सेड क्रिप्स मिशन वॉज अ पोस्ट डेटेड चेक, लाइक अ पोस्ट डेटेड चेक, ऐसा चेक जिस पे तारीख ही नहीं लिखी है, तारीख बाद के लिखी हुई है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि द चेक ऑफ इंसॉल्वेंट बैंक, दिवालिया बैंक का चेक, ऐसा बैंक जिसके पास खुद पैसा नहीं है, बर्बाद है, वो हमको क्या पैसा देगा, ठीक है। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पर आए गए। दैट्स वाई क्रिप्स मिशन फेल टू लॉन्च द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन इंडिया, ठीक है। अब देखो, क्रिप्स मिशन ने जो कुछ प्रोविजंस दिए थे उसमें मैक्सिमम को मुस्लिम लीग द्वारा और इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों ने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया कि भाई हम आपकी बात नहीं मानेंगे। अब जब बात ही नहीं मान रहे हैं तो क्रिप्स मिशन वहाँ रुक के क्या करेगा? तो क्रिप्स मिशन के तीनों मेंबर्स क्या हो गए? वापस ब्रिटेन लौट गए कि भाई क्रिप्स मिशन तो फेल हो गया। अब ब्रिटिश को कोई भी आशा नहीं थी कि इंडियंस हमारी मदद करेंगे, ठीक है, क्योंकि इंडियंस तभी मदद करेंगे ना, जब हेल्प करेंगे जब क्रिप्स मिशन क्या करती? एक असेंबली बना देती कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, पर वो हुआ नहीं। तो क्रिप्स मिशन के वापस जाने के कारण महात्मा गांधी और ऐसे बड़े बड़े लीडर्स जो थे वो नाराज़ हो गए। और महात्मा गांधी ने तब कहा था डू और डाई, यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट। और इसके बाद फिर आता है आपका क्या? क्विट इंडिया मूवमेंट आता है, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो एग्जाम में पूछा गया है कि क्विट इंडिया मूवमेंट क्यों शुरू किया गया था? वाई क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज स्टार्टेड। एक सिंपल सा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टेस्ट में भी पूछा गया है और मेंस पैटर्न में, सब्जेक्टिव पैटर्न में पूछा गया है। तो याद रखना, क्विट इंडिया मूवमेंट चालू होने का क्या कारण था? क्रिप्स मिशन जो आया था उसका वापस चले जाना, ठीक है, क्योंकि क्रिप्स मिशन फेल हो गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए इंडिया में, और वो वापस चले गया। और उनके वापस जाने के गुस्से में नाराज होकर महात्मा गांधी ने शुरू किया था क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। 1933 से महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं कोई आंदोलन नहीं करूंगा, मैं ST SC लोगों पर, यानी कि जो हरिजन लोग होते थे उनकी सेवा में कार्य करूंगा। पर धीरे धीरे उनको ये लगने लगा कि भाई जब तक ब्रिटिशर्स यहाँ से नहीं जाएंगे हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए उन्होंने फिर क्रिप्स मिशन लाने के लिए क्या नाम है बोला था। क्रिप्स मिशन जब चले गए तो वो नाराज हो गए, और इसीलिए महात्मा गांधी ने अपना वो वादा भी क्या कर लिया? वापस ले लिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं आंदोलन नहीं करूंगा। और उन्होंने डू और डाई का नारा देकर, यानी कि स्लोगन देकर उन्होंने क्या शुरू किया? करो या मरो के नाम से क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, भारत अंग्रेजों छोड़ो का नारा दिया, ठीक है। और इससे क्या हुआ? अच्छा हाँ, क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 मिडनाइट 00 आवर्स। इसका मतलब है वो तारीख 9 अगस्त हो गई थी, फिर 9 अगस्त 1942 हो गई मिडनाइट को, ठीक है, इस दिन शुरू हुआ था। ब्रिटिशर्स अब बहुत गुस्सा आ गया कि यार हम उनके लिए, जब उनसे हम हेल्प मांगे कि मदद करो वर्ल्ड वॉर 2 में, तो वो मदद नहीं कर रहे थे। बोलते हैं कि क्रिप्स मिशन भेजो, हम क्रिप्स मिशन भेजे तो उन लोगों को वापस भगा दिए, उनकी बात ही नहीं मानी। अब बोलते हैं कि अब हमारा काम नहीं करो, नया आंदोलन। तो ब्रिटिशर्स गुस्सा आ गया और उन्होंने क्या किया? क्विट इंडिया मूवमेंट अच्छे से ना चल सके उन्होंने करके एक साजिश रची, और उस साजिश में, कॉन्स्पिरेसी में उन्होंने क्या किया? 8 अगस्त को 12 बजे सब एक जगह पर मिलकर आंदोलन शुरू करने वाले थे, क्विट इंडिया मूवमेंट।
उससे पहले ही, कुछ घंटों पहले ही उन्होंने ऑपरेशन 0R चालू किया। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन 0R चालू किया। और उन्होंने क्या किया, जितने भी बड़े लीडर्स थे सबको अरेस्ट करके हाउस अरेस्ट कर दिया, यानी कि नज़रबंद कर दिया, हाउस अरेस्ट कर दिया गया। एग्जाम में पूछा गया है कि ऑपरेशन 0R इज रिलेटेड टू, ऑपरेशन 0R का संबंध कौन सी घटना से है, ऐसे पूछा गया है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट से है। ये किसने शुरू किया था? ब्रिटिशर्स ने शुरू किया था कि 12 बजे से पहले ही हम लोग के रात को 12 मिडनाइट 12 AM से पहले क्या करें, सभी को अरेस्ट कर लें। ठीक है। पर क्विट इंडिया मूवमेंट को हम लोगों के यहाँ लीडरलेस मूवमेंट कहा गया है। लीडरलेस मूवमेंट क्यों? जब सभी ये इंडिया में कहा गया है। इंडिया में कहा गया है क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट इंडिया में हुआ ना, वर्ल्ड में थोड़ी नहीं हुआ है। ठीक है। तो लीडरलेस मूवमेंट इसलिए कहा गया क्योंकि 12 बजे से पहले सभी को तो अरेस्ट कर लिया गया, और अरेस्ट करके सभी को ना मुंबई में एक आगा खां पैलेस है, आज भी है, पहले भी था, वहाँ रख दिया गया। वहाँ पर नज़रबंद, हाउस अरेस्ट कर दिया गया था। ठीक है। तो कोई भी बड़े नेता बचे नहीं यहाँ पर, तो इसीलिए जगह जगह से ना छोटे छोटे नेता निकलने लगे। जैसे हमारे यहाँ होता है ना छात्र नेता, ठीक है, पार्षद के आगे वाला नेता, पार्षद के बाजू वाला नेता, पड़ोसी वाले नेता, वैसे बहुत सारे नेता निकल गए, छोटे 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 नेता निकल गए। ठीक है। और उन सभी नेताओं ने क्या किया, इस क्विट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाया, क्योंकि वो बड़े नेता नहीं थे, जाने पहचाने नेता नहीं थे, छोटे छोटे नेता थे। जैसे कुछ नाम आता है, जैसे हंसा मेहता, ये वो वुमेन थी जो अंडरग्राउंड रेडियो चला रही थी। एग्जाम में पूछता है क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में अंडरग्राउंड रेडियो चलाने वाली सिर्फ एकमात्र महिला कौन सी थी? द ओनली वुमेन टू लॉन्च द रेडियो प्रोग्राम अंडर क्विट इंडिया मूवमेंट, हंसा मेहता। जेपी बोलते हैं जयप्रकाश नारायण। जानते हो जयप्रकाश नारायण को? कौन है? जानते हो नहीं जानते? नाम सुने हो कभी जयप्रकाश नारायण? हेलो, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर, आ रही है। तब बोलते काहे नहीं हो भाई, कब से बोल रहा हूँ। ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण, ये सब नेता बाहर आए और इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट को चलाया। ये कुछ बड़े नेता हुए बाद में जाके, लीडर हो गए हमारे। ठीक है। और क्विट इंडिया मूवमेंट चला। अब क्विट इंडिया मूवमेंट चलने के सर समय क्या बोले, जयप्रकाश नारायण। ठीक है। अब देखो, क्विट इंडिया मूवमेंट जब चल रहा था ना, तो ये बहुत लंबा चल गया और इंडिया लगभग पूरे इंडियन टेरिटरी में अच्छे से फैल गया और इसको अच्छा सा पार्टिसिपेशन भी मिले इंडियंस के द्वारा। पर इसके बाद क्या होता है, ब्रिटिशर्स अभी भी नहीं माने। दिसंबर 1943, दिसंबर 1943, इंडिया के बाजू में ये दो ठो आइलैंड्स हैं। ठीक है। इन आइलैंड्स को कहा जाता है अंडमान। ऊपर वाले को अंडमान और नीचे वाले को निकोबार कहा गया। तो दिसंबर 1943 तक क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था तो उस समय जापान की जो सेना थी ना, आर्मी थी, वो किधर आ गई, अंडमान निकोबार तक आ गई और उन्होंने अंडमान निकोबार जीत भी लिया। किसने? ब्रिटिशर, सॉरी, जापानीज ने। ठीक है। और क्या क्या कर लिया, अंडमान और निकोबार को अपने अंडर ले, ब्रिटिशर्स को हरा दिया यहाँ से। और इसके बाद ब्रिटिशर्स बहुत डर गए, टेंशन में आ गए। और इसके बाद ब्रिटिशर्स ने कांग्रेस से कहा कि भाई आप जो बोलोगे वो होगा, मैं आपको एक मिशन भेज दूंगा
पर जल्दी से हमारी मदद करो। तब तक क्या हुआ कि जो जापान था वो अंडमान निकोबार कैप्चर कर लिया, पर जापान ने क्या किया, जापान की मदद से एक इंडियन थे जो जापान की मदद से ब्रिटिशर्स को भगाने की कोशिश कर रहे थे। उनका नाम था सुभाष चंद्र बोस। और जैपनीज ने उनको कहा था कि हम आपका क्षेत्र, आपको आपका एरिया आपको दे देंगे, हमको ब्रिटिशर्स को हराना है वर्ल्ड वॉर 2 में। ठीक है, और इसीलिए अंडमान और निकोबार को जैपनीज ने क्या किया, जापानियों ने सुभाष चंद्र बोस को दे दिया। और तब सुभाष चंद्र बोस ने इनका 2 नाम रखा था। अंडमान का नाम रखा गया था शहीद, ठीक है, अंडमान का नाम रखा गया शहीद और निकोबार का नाम रखा गया स्वराज। ठीक है, तो शहीद और स्वराज नाम कब रखे गए थे, 19 दिसंबर 1943 में रखे गए। ठीक है, शहीद और स्वराज क्या है, अंडमान और निकोबार के नाम हैं। क्लियर हुआ? सर एक बार फिर से, ठीक है, ये थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। दिसंबर 1943 में जैपनीज ने क्या किया, ब्रिटिशर्स से अंडमान निकोबार को छीन लिया और उसके बाद उन्होंने इसको सुभाष चंद्र बोस को दे दिया, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस क्या थे, जैपनीज के साथ मिलकर ब्रिटिशर्स को भगाने के लिए कोशिश कर रहे थे। और जैपनीज तो चाहते ही थे कि भाई ब्रिटिशर्स हारे और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जैपनीज लोगों की जो सेना थी वो जीते। ठीक है ना, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, अंडमान निकोबार को बाद में सुभाष चंद्र बोस को एज अ गिफ्ट दे दिया कि भाई ये लो आपका एरिया, हमको तो हमारा तो मकसद सिर्फ क्या था, ब्रिटिश को हराना। और उन्होंने अंडमान का नाम फिर रखा, उन्होंने मतलब कैसे, सुभाष चंद्र बोस में शहीद और स्वराज, ये 2 नाम दिए। आज भी डिमांड उठती है कि अंडमान निकोबार नाम क्यों है, उसका नाम शहीद और स्वराज कर देना चाहिए। ठीक है, तब तक ब्रिटिशर्स ये इंडियंस की बात मान लिया और उन्होंने क्या किया, इंडियंस को वादा किया कि हम वर्ल्ड वॉर 2 की बात से कंफर्म क्या करेंगे, आपके लिए एक कैबिनेट मिशन भेजेंगे और उसको हम आपकी असेंबली बनाने के लिए कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर्स के ऊपर क्या था, बहुत प्रेशराइज भी बहुत ज़्यादा हुए वो अदर फॉरेन कंट्री से, जैसे यूएसए से, कि भाई अब आज़ादी दे देनी चाहिए इंडिया को, फालतू में खामखा हम लोग हार जाएंगे, वर्ल्ड वॉर 2 में बेइज्जती हो जाएगी, इस कारण से। ठीक है, तो इसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन इंडिया आता है। कैबिनेट मिशन इंडिया कब आता है, 23 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन इंडिया कब आता है, 23 मार्च 1946 को। ठीक है, ये क्यों आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने के लिए जितनी भी ज़रूरत के हिसाब से लॉस चाहिए, मैटर्स चाहिए, उसके तहत क्या बनाना है हमको, एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनवाना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने के लिए आई क्या, कैबिनेट मिशन। इस कैबिनेट मिशन में टोटल 3 मेंबर्स थे, आपको सबके नाम याद रखना, कौन कौन से। सबसे पहला थे जो चेयरमैन थे, सर पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, अलेक्जेंडर, ठीक है, और तीसरा क्या है, सर स्टैफर्ड क्रिप्स। ठीक है, ये स्टैफर्ड के वही हैं क्रिप्स मिशन वाले। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन इंडिया आया कब, 23 मार्च 1946। टोटल कितने मेंबर्स हैं, 3 मेंबर्स हैं, सर पैट्रिक लॉरेंस जो चेयरमैन थे, अलेक्जेंडर और सर स्टैफर्ड क्रिप्स। ठीक है, और इन्होंने अपनी सारी जो सिफारिशें हैं यानी कि प्रोविजंस कब सबमिट की, यानी कि अपनी रिपोर्ट सबमिटेड ऑन, इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट करी, 16 मई 1946, 2 महीने में इन्होंने क्या कर दी, अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है कैबिनेट मिशन इंडिया क्यों आया। कैबिनेट मिशन केम इन इंडिया टू एस्टेब्लिश अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब बनी, 23 मार्च 1946 को।
इसमें कितने मेंबर्स थे? 3 मेंबर्स थे, सर पैट्रिक लॉरेंस जो चेयरमैन थे, अलेक्जेंडर और सर स्टैफर्ड क्रिप्स। ठीक है, अब हम लोग को देखना है कैबिनेट मिशन के प्रोविजंस क्या क्या थे। ठीक है, हेडिंग रहेगा आपका प्रोविजंस ऑफ कैबिनेट मिशन। प्रोविजंस ऑफ कैबिनेट मिशन। ठीक है, तो इनका सबसे पहला प्रोविजन क्या था? यानी कि देयर शुड बी ओनली वन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इन्होंने भी वही कहा, किसने? कैबिनेट मिशन ने, क्रिप्स मिशन के जैसे, कि हम सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाना चाहते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि हमको सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनानी है, 2-3 नहीं बना सकते भाई हम लोग, माफ कर दो। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगी, देयर शुड बी 389 मेंबर्स इन असेंबली। उन्होंने कहा कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी तो सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगी जिसमें 389 मेंबर्स होंगे। ठीक है, 389 मेंबर्स होंगे। तीसरा प्रोविजन इनका क्या था? समझ में आ रहा है? द मेंबर्स शुड बी Yes, sir. सेलेक्टेड बाय इलेक्शन ओनली। यानी कि उनका कहना था कि जो मेंबर्स होंगे वो सिर्फ इलेक्टेड हों, यानी कि इलेक्शन से आए। ठीक है, और ये जो इलेक्शन होगा, ये जो इलेक्शन किया जाएगा, इलेक्शन should be only based on adult franchise basis। वो ये कहते थे कि जो चुनाव होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए, यानी कि बच्चे लोग वोटिंग नहीं करेंगे, 21 साल से ऊपर सारे युवा बुजुर्ग जो भी हैं वो वोटिंग कर सकते हैं। ठीक है, वो वोटिंग कर सकते हैं, ऐसा उनका कहना था। ठीक है, पांचवा, द वोट काउंट मेथड बी ओनली बेस्ड ऑन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ठीक है, देखो इलेक्शन जो होता है हमारे यहाँ, उसके कुछ कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम होता है एक तो, जो आजकल चलता है। जैसे लोकसभा का चुनाव जो होता है ना, जिसमें जो ज़्यादा परसेंट लाया वो जीत जाता है, उसको बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। दूसरा होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। जैसे प्रेसिडेंट का जो आज इलेक्शन होता है ना, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का, वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के आधार पर होता है। मैं आपको इसको बाद में एक्सप्लेन करूँगा। तो इनका कहना था कि जो वोट काउंट होंगे ना, वो इस मेथड के ऊपर बेस्ड हो, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के में बेस्ड हो। लिख लिए इतना? आगे बढ़ूं? Yes, sir. तो जो वोटिंग काउंट होंगे वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के आधार पर होने चाहिए, ऐसा कहा। 6, और उन्होंने कहा कि उसके बाद जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होंगे उनका बेसिस क्या होगा?
तो वो होगा आपका प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम के आधार पर। इसका मतलब है एक नेता पर 10 लाख जनता हो, सिटीजन्स हो, ठीक है, यानी कि 10 लाख जनता के ऊपर एक नेता हो या एक इलेक्शन से चुन के आए, ऐसा उनका कहना था। आया समझ में? All the provisions are accepted by the Indian National Congress and Muslim League except the adult franchise election method only। यानी कि मुस्लिम लीग एक बात से नाराज थी और उनका कहना था कि जो इलेक्शन होगा वो एडल्ट फ्रेंचाइज बेसिस पे नहीं होना चाहिए। अच्छा, वैसे मुस्लिम लीग दोनों, एक ही को नहीं एक और को मना करी थी, वो था वन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो तो अलग पाकिस्तान चाहती थी ना, ठीक है। और दूसरा उन्होंने मना किया एडल्ट फ्रेंचाइज बेसिस पे। क्यों मना किया? क्योंकि देखो उस समय क्या था, मुस्लिम की जो आबादी थी ना वो बहुत कम थी, मुस्लिम कम्युनिटी की आबादी बहुत कम थी, पॉपुलेशन बहुत कम थी, ठीक है। तो जो मुस्लिम लीग था वो ये भी जानता था कि आधे से ज़्यादा मुस्लिम्स तो इंडिया में रहना पसंद करेंगे, वो अलग पाकिस्तान नहीं चाहते, ठीक है। ऊपर से उनकी पॉपुलेशन कम है, ऊपर से उनमें जो एवरेज अगर आप देखते हैं कि जो भाई उनका एज ग्रुप था उनमें ज़्यादातर क्या थे, बिलो 21 ईयर्स थे। तो 21 ईयर्स के कम हो जाएंगे तो भाई वोट कौन करेगा? इसका मतलब अलग पाकिस्तान बनेगा ही नहीं जब वोटिंग ही नहीं होगी उनके अगेंस्ट। तो इंडिया के अगेंस्ट अगर वोटिंग ही नहीं होगी तो अलग पाकिस्तान कैसे बनेगा? इसीलिए मुस्लिम लीग ने वन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को रिजेक्ट कर दिया और एडल्ट फ्रेंचाइज बेसिस वाले मेथड को रिजेक्ट कर दिया। तो सभी ने कहा, कैबिनेट मिशन ने भी कहा कि भाई हम तो ये नहीं कर सकते, ठीक है। और जब कोई बात नहीं माना मुस्लिम लीग की तो मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया, एक दंगा कराने की कोशिश करी जिसको हम लोग कहते हैं द ब्लैक डे। याद रखना, हमारे इंडियन हिस्ट्री में द ब्लैक डे किसको कहते हैं? 16 अगस्त 1946 को। ये प्रोविजंस ना एक्सेप्ट कर लिए गए और इलेक्शन भी हो गया। इलेक्शन कब हुआ? 1946 जून में हो गया और कितने लोग सेलेक्ट हो गए? 389 लोग सेलेक्ट भी हो गए। पर ये सब होने के बाद क्या हुआ, मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा कि अब पाकिस्तान का सपना व्यर्थ है, इसीलिए उन्होंने क्या कहा, ब्लैक डे, यानी कि बोला प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, या आपको एग्जाम में डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया जाता है ऐसा पूछा जाएगा, ठीक है। सर ब्लैक डे, अब भाई इतने सारे दंगे होंगे, लोग इतने मरे होंगे, तो इंडियंस ने कहा कि ये हमारे लिए काला दिन है, ब्लैक डे। जबकि मुस्लिम लीग ने इसको क्या कहा, डायरेक्ट एक्शन डे कहा, कि भाई अब जहाँ होगा हम मारपीट करेंगे, काटा पीटी करेंगे, मार डालो सबको हम लोग को। तो ये दंगा शुरू हो गया। भड़काऊ भाषण बोलते हैं, देते हैं कई लोग, तो भड़काऊ भाषण के कारण शुरू हुई, जिसको हम लोग डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया है कि डायरेक्ट एक्शन डे कब मुस्लिम लीग ने मनाया, जो हमारे लिए ब्लैक डे था, तो वो 16 अगस्त 1946 को। और इसके बाद से ना इंडियन नेशनल कांग्रेस और पूरे जो इंडियंस थे वो बहुत नाराज हुए, ये सब हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की कहानी आगे बढ़ती है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे जो 389 मेंबर्स आए थे, इनका इलेक्शन किस टाइप से हुआ। देखो 389 मेंबर्स आए थे ना, इन लोगों को बांट दिया गया कि इनका इलेक्शन कौन से बेसिस पे होगा। तो 389 में से जो ब्रिटिश प्रोविंस थे वहां से टोटल 292 लोग आए। प्रिंसली स्टेट्स से कितने लोग आए? 93 आए। और कमिश्नरी एरिया
कितने कमिश्नरी एरिया थे हमारे पास? 4 थे। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, उसे मद्रास था। 4 टोटल कितने हुए? 389। ब्रिटिश प्रोविंस का मतलब ये था जैसे छत्तीसगढ़ हो गया आपका, मध्य प्रदेश हो गया, जहाँ जहाँ ब्रिटिशर्स ने अपना एडमिनिस्ट्रेशन बना के रखा हुआ था उसको बोलते हैं ब्रिटिश प्रोविंस। प्रिंसली स्टेट्स वो हैं कि ब्रिटिश ने क्या किया था, बहुत तो सारे छत्तीसगढ़ कैसे आएगा? छत्तीसगढ़ तो उस टाइम पे था नहीं ना। मध्य प्रदेश में तो था ना। आज के एग्जाम्पल नाम से मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आज तो हम छत्तीसगढ़ नाम से जानते हैं, उस समय मध्य प्रदेश था। मध्य प्रदेश भी नहीं था उस समय, तो सेंट्रल बरार एंड प्रोविंस नाम था हमारा। सेंट्रल बरार एंड प्रोविंस नाम था हमारा। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का जो नागपुर वाला एरिया है ना, वो पूरा को मिला के बनता था सेंट्रल बरार एंड प्रोविंस। और इस सेंट्रल बरार एंड प्रोविंस की कैपिटल क्या होती थी? नागपुर होती थी। उस समय भोपाल, रायपुर कुछ नहीं था तो पर बहुत छोटे शहर थे। ठीक है। प्रिंसली स्टेट्स किसको कहते हैं कि जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, या भाई उस समय पूरे इंडिया में टोटल 365 प्रिंसली स्टेट्स थे, 362 यार। ठीक है। छोटे छोटे राजाओं के जिन्होंने ब्रिटिशर्स की अधीनता यानी कि उनके अंदर काम करने के लिए एक्सेप्ट कर लिया था, वो थे प्रिंसली स्टेट्स। कमिश्नरी एरिया 4, दिल्ली, मुंबई है और आपका क्या नाम है, मद्रास और कोलकाता, ये 4 कमिश्नर, 4 सभी को मिला के 389 लोग। ठीक है। अब देखो ये जो इलेक्शन हो रहा था, ये इलेक्शन कैसे था? ठीक है। इलेक्शन इज बेस्ड ऑन 2 ग्रुप्स। दो तरीके से। एक था कि जितने इलेक्शन करवाने का कोशिश किए ना ब्रिटिशर्स लोग, वो कैसा था देखो, कम्युनल आधार पर, यानी कि इनका ये कहना था कि जनरल वालों के लिए अलग दो, सिख के लिए अलग दो, मुस्लिम के लिए अलग दो। एक मिनट। जो 2 ग्रुप था वो ना था, उसको फिर से एक्सप्लेन करेंगे? किसको किसको एक्सप्लेन करना है? बेस्ड ऑन वाले जो 2 ग्रुप है ना, उसको थोड़ा सा। आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। इलेक्शन इज बेस्ड ऑन 2 ग्रुप है ना सर, 2 ग्रुप है उसके। तो जो ये पहला ग्रुप आप एक्सप्लेन किया उसको एक बार और थोड़ा सा। ठीक ठीक। देखो जो इलेक्शन उस समय होते थे ना, यानी कि ब्रिटिशर्स क्या करते थे, अभी आपको भी आगे भी पता चलेगा उस बारे में, पूरा एक्सप्लेन करूँगा आगे जाके। तो इलेक्शन उस समय ना 2 बेसिस पे होते थे, यानी कि ब्रिटिशर्स हमको कास्टिज्म के आधार पर भी हमको क्या करी है, बहुत हराई है। और हमारे में कम्युनल वॉयलेंस भी करवाए हैं ब्रिटिशर्स ने, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के साथ साथ। तो वो क्या करते थे कि इलेक्शन 2 तरीके का होगा बोलते थे। जैसे बोले कि कभी बोले कि कम्युनल इलेक्शन होगा, जैसे 1919 में 1909 से कम्युनल इलेक्शन आ गया कि भाई मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स अलग होगा, सिख रिप्रेजेंटेटिव अलग होगा, जनरल रिप्रेजेंटेटिव्स अलग होंगे। तो जब हम जाति के आधार पर इलेक्शन सिस्टम में बढ़ते हैं ना, तो ये कम्युनल इलेक्शन कहलाता है, सांप्रदायिक चुनाव कहलाता है, जिसमें हमको अलग अलग होने की बहुत संभावना होती है और देश टूटने के आधार पर आ जाता है। ठीक। दूसरा इन्होंने दूसरा वे निकाला, ठीक है, इनडायरेक्ट वे। इनडायरेक्ट वे से ही 1936 का चुनाव होता है। ठीक है, 1946 का चुनाव होता है। या अब आपसे एग्जाम में पूछता है कि 1946 में हुआ, जून 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए जो चुनाव हुआ था वो डायरेक्ट वे था कि इनडायरेक्ट वे था, यानी कि क्या जनता ने डायरेक्ट वोटिंग की थी? नहीं, जनता ने डायरेक्ट वोटिंग नहीं करी थी।
उस समय जितने भी विधानसभा थे ना, उन लोगों ने अपने अपने तरफ से इलेक्शन, जैसे इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था, जैसे आज प्रेसिडेंट के इलेक्शन में होता है ना, प्रेसिडेंट का इलेक्शन आज हम लोग थोड़ी वोट करते हैं, हमने जिनको विधायक बनाया या सांसद बनाया वो वोटिंग करते हैं, वैसा उस समय भी हुआ। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या थी, डायरेक्ट सिटीजन से वोटेड नहीं थी, वो इनडायरेक्ट वे में थी। आया समझ में सभी को? कोई डाउट? यस सर। ठीक। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगा द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि यहाँ किसी से जाने के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के लिए जो असेंबली बनी वो किस तरीके से बनी और उसकी क्या क्या टाइम लाइन्स हुए, इसको हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर? थैंक यू। कौन सी टॉपिक बोले सर आप, कल कौन सी द टॉपिक पे? मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैसे बनी ये हम लोग देखेंगे, और उसमें क्या क्या मतलब उनके पार्ट्स है, टाइम लाइन्स क्या क्या थी, ये सब